जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एनालाइज की थी, वैसे ही आज हम एनालाइज करेंगे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखिए हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है एफएच का। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेसिकली आपके दो केस बनेंगे यहां पर। लोअर कट ऑफ में आपके तीन केसेस बने थे। व्हेन वी कंसीडर CSH, ये आपका बन जाएगा फर्स्ट केस जब आप CSH को कंसीडर करेंगे। तो जब आप CSH को कंसीडर करेंगे तो ऑलरेडी आपने डेरिवेशन कर रखा है। एफएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई CSH RL डबल डैश। और जैसा मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि एग्जाम में आपको इसी फॉर्मूले को डिराइव करना आना चाहिए। एग्जाम में हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब बाय डिफॉल्ट आपका यही होता है। इसके बारे में एक दो पॉइंट आपको और लिख देता हूं कि जो CSH होता है, CSH कंट्रोल्स द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर। अगर इस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाऊं इसीलिए मैंने आपको ऊपर ग्राफ बनवाया हुआ है। अगर आप ऊपर ग्राफ देखें तो मैंने आपको बैंडविड्थ का फॉर्मूला वहां पर दिखाया है FH माइनस FL, और मैंने आपको बताया कि FH जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है FL से। दैट्स व्हाई बैंडविड्थ को आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखते हो FH के। और यहां पर जो FH है, जो आपकी FH है वो आप देख सकते हो CSH पर कंप्लीटली डिपेंड कर रही है। तो CSH जो है ना वो कंट्रोल करती है बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर को। अभी आप दूसरा कैपेसिटेंस भी लेंगे, लेकिन जब आप दूसरा कैपेसिटेंस लेंगे ना तो वहां पर मैं आपको एक और पॉइंट डिस्कस करूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि CSH ही क्यों कंट्रोल करती है बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर को। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दोबारा भी रिवाइज कराऊंगा आपको, लेकिन अभी आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब अगर यहां पर मैं सेकंड केस लेकर चलूं, व्हेन वी कंसीडर इनपुट कैपेसिटेंस। इनपुट कैपेसिटेंस आपका क्या था? CI, आप ब्रैकेट में शो कर दीजिए, आपने ऊपर नाम दिया हुआ है CI इज इक्वल टू C पाई प्लस C म्यू 1 माइनस AV। तो जब आप यहां पर इनपुट कैपेसिटेंस को कंसीडर करते हैं तो जो आपका FH होता है वो होता है 1/2 पाई CI RBB डैश पैरेलल RB डैश E। लेकिन अगेन मैं फिर से ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में जब FH पूछेगा डेरिवेशन के फॉर्म में तो आप ये वाला डेरिवेशन पूरा शो करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको अभी भी शो किया है। अब यहां पर एक और पॉइंट है जो पूरे डेरिवेशन के बाद आपके दिमाग में आया होगा। वो पॉइंट ये है कि ये जो CI हम लिखते हैं या जो हम CO भी लिखते हैं, ये डाउट भी मैं भी आपका क्लियर करवाता हूं कि जो CI या CO लिखते हैं उसमें हमने लिखा था 1 माइनस AV। अब यहां पर जो ये AV है, ये कौन सा AV है? हम जनरली बस नोटेशन लिख देते हैं, फिर नोटेशन कई बार मिक्स हो जाते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखो हमने जो डेरिवेशन किया उसमें जो हमने AV लिखा ना, उसमें जो हमने AV लिखा था वो हमने क्या लिखा था आप देख सकते हो डेरिवेशन में, अपने नोट्स में चेक कर लो, माइनस GM RL डबल डैश, ठीक है, वो वही AV है बस। मतलब जो मैंने नोटेशन डेरिवेशन में यूज किए हैं वही नोटेशन मैंने CI और CO के लिए भी रखे थे। दैट मीन्स आपको AV1 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि जो आपका C पाई और C म्यू, बेसिकली जो आपका C म्यू है जो डिवाइड हो रहा था, C म्यू जो था वो B डैश और C के बीच में था। ओरिजिनल फिगर में हमने ये पॉइंट कई बार डिस्कस किया, वो B और C के बीच में नहीं था, वो B डैश और C के बीच में था। तो आपको B डैश वाला वोल्टेज लेना है, B डैश वर्सेस ग्राउंड, मतलब VB डैश E। तो V0 अपॉन VB डैश E आपको लेना था। आप अपने नोट्स पे चेक करो, अभी V0 अपॉन VB डैश E को जो हमने अभी नाम लिखा था वो क्या लिखा था? माइनस GM RL डबल डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस J F अपॉन FH। तो आपको 1 प्लस J F अपॉन FH भी नहीं लेना, आपको सिर्फ मीडियम फ्रीक्वेंसी वाला AV लेना है। इस AV का मतलब V0 अपॉन VB डैश E में जो न्यूमरेटर आपको मिल रहा था मीडियम फ्रीक्वेंसी वाला, सिर्फ और सिर्फ वही लेना है, ठीक है। ये थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकली हम इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे AV देखकर कि हम कौन सा AV लें। तो यहां पर मैं आपके लिए वापस से लिख देता हूं, AV जो होगा आपका वो होगा माइनस GM RL डबल डैश, ठीक है। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। नाउ FH की वैल्यू लिख लेने के बाद हम इसे FH1 FH2 दे देते हैं नाम। तो अब यहां पर एक और क्वेश्चन आएगा बहुत बड़ा कि मैंने क्यों लिखा CSH कंट्रोल्स द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, अब क्यों नहीं लिख रहा हूं FH2 में?
तो ये पॉइंट आप पीएसएम में जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब भी आप देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थ्योरिकली बता देता हूं होता क्या है। बेसिकली देखिए, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो एफएल होती है, जो सबसे बड़ी वाली होती है, वो आप कंसीडर करते हैं। एफएच के केस में क्या है, जो सबसे छोटा एफएच होगा वो आप कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज यहां पर आपके पास FH1, FH2, FH3 ऐसे बहुत सारे FH आपको प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब यहां पर if FH1 is less than equal to 4 times of FH2 and FH1 is less than equal to 4 times of FH3, FH4, FH5 भी हो सकते हैं, मेनली बस मान लीजिए FH1 जो है वो सबसे 4 टाइम या उससे ज्यादा कम है। तो इस केस में अब क्या होगा कि जो आपका ओवरऑल FH होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा FH1 के, ठीक है। मतलब आपको सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी लेनी है, आप डायरेक्टली ले सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के, अगर जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है वो 4 टाइम्स या उससे छोटी हो, ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसीज के कंपैरिजन में। इसका एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। इफ FH2 लेस देन इक्वल टू 4 टाइम ऑफ FH1 एंड FH2 लेस देन इक्वल टू 4 टाइम ऑफ FH3, तो आप FH क्या लिख देंगे फिर, ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FH2। अब पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आप करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो FH आपकी सबसे लेस होगी वो FH आपको कंसीडर करना है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। लेकिन यहां पर अगर आपका 4 टाइम या उससे कम नहीं हुआ तो फिर आप क्या करते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। वैसे तो ये सबसे सही एनालिसिस होता है क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन स्टिल अगर FH1, FH2 कोई भी फ्रीक्वेंसी बाकी फ्रीक्वेंसीज के कंपैरिजन में 4 टाइम या उससे लेस नहीं है, तो फिर आप चाहें तो ओवरऑल एक जनरलाइज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि होता है 1/FH इज इक्वल टू 1.1 1/FH1 का स्क्वायर प्लस 1/FH2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला भी आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, जैसा मैंने आपको लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए भी बताया था। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं ओवरऑल के केस में। लेकिन यहां पर हमेशा लेकिन यहां पर हमेशा आपकी जो सबसे छोटी वाली हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वही कंसीडर होती है, ये आप देखेंगे। मींस FH1, FH2 से भी जो छोटी वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी FH की। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी एज स्मॉल एज पॉसिबल आपको लेके चलनी है। एक्चुअल में होनी चाहिए एज हाई एज पॉसिबल, लेकिन आपको सबसे कंपेयर करते हुए सबसे छोटी लेके चलनी है। तो यहां पर फिर होता क्या है, देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक FH1 में CSH आप ले रहे हो, FH2 में आप CI ले रहे हो। तो होता क्या है, बेसिकली जो आपकी CI है वो आपकी वैल्यू इस तरीके से मिलती है आपको एज कंपेयर टू CSH कि जो आपका FH1 होगा वो आपका काफी ज्यादा लेस होता है एज कंपेयर टू FH2। तो बेसिकली अगर मैं यहां पर आपको शो करूं, यहां पर होता यह है कि जो आपका CSH है इस मच ग्रेटर देन CI आपको मिलता है, जिसके कारण से जो आपका FH1 है, जो CSH वाला FH है, वो काफी लेस मिलता है आपको FH2 के कंपैरिजन में, 4 टाइम या उससे भी ज्यादा लेस हो जाता है। तो फिर उस केस में आप जो ओवरऑल FH लिखते हो वो आप हमेशा CSH वाला ही लेकर चलते हो। अगर CSH आपको प्रॉब्लम में गिवन है, हो सकता है गिवन ही ना हो, तो फिर तो आपको CI वाला ही लेके चलना होगा। लेकिन अगर CSH प्रॉब्लम में गिवन है तो जो FH होगा दैट मींस जो बैंडविड्थ होगी वो हमेशा CSH से ही डिफाइन होती है। आपको एग्जाम में अगर टाइम लिमिटेड लगता है तो आपको CI और CSH को कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है, FH1, FH2 को चेक करने तक की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली FH इक्वल टू FH1 दैट मींस CSH वाला कंसीडर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप सही होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको लिखाया CSH कंट्रोल्स द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, क्योंकि FH ही बैंडविड्थ होती है और CSH वाला FH ही आप कंसीडर करते हैं। क्लियर है पॉइंट अच्छे से।
तो यहां पर हमने ये एनालाइज कर लिया है हाइयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो फोर्थ लर्निंग आउटकम है कैलकुलेशन ऑफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी आपने आई होप यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।